आज मैं आपको ये जो 10 बातें बताने वाला हूँ, यदि आप शुरू से इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप क्लास 12th बोर्ड में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। जो स्टूडेंट इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, अक्सर वो स्टूडेंट लास्ट में जाके पूछते हैं, सर ऐसा कुछ बता दो जिससे हम केमिस्ट्री में पास हो जाएं। हमको रिएक्शंस याद नहीं हो रही, हमको थ्योरी तो समझ में आती है बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं। तो ये नौबत आपकी लास्ट में ना आए, इसलिए अभी से सफिशिएंट टाइम है, प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ वो सब आप प्रॉपर ढंग से फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आज के वीडियो में आपको 10 टिप्स देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। सबसे पहला, जिस भी आप बोर्ड में हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपका स्टेट बोर्ड हो, आपको सबसे पहला काम करना होता है, सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उसका सिलेबस ढंग से चेक कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अननेसेसरी की चीजें पढ़ रहे हैं या फिर जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर कुछ चीजें छोड़ी जा रही हैं। सिलेबस को सबसे पहला स्टेप यही है, आपको सिलेबस को ढंग से शुरू में एनालिसिस कर लेना। 1-2 दिन आपका लगेगा हार्डली। इसको प्रॉपर यदि आप चाहो नोट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इससे। और यदि और बेटर वे में आपको जानना है तो पीवाईक्यूज आप चेक कर लीजिए कि पीवाईक्यूज जो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें आ रहे हैं। यदि आप लास्ट 10 ईयर देखो और उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ रहे हो और वो आया ही नहीं है, तो उसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा? सिलेबस से। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब जब आप सिलेबस को ढंग से जान चुके हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बाद आपका आता है स्टडी शेड्यूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टाइम टेबल। तो ये आपको बहुत ढंग से बनाना है। अब मैं इसमें वो नहीं कहूँगा कि आप 6 बजे उठोगे, 6:05 ब्रश करोगे, 6:15 में कुछ और करोगे, वो वाला नहीं। एक तो इसमें सोने और उठने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। दूसरा आपका स्टडी टाइम, कि मान लो ये टॉपिक्स जो हमने चूज किए हैं, इतनी देर हमको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, दैट्स इट। और फिर इस तरीके से आप रोज इनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्कूल्स भी हो सकते हैं, आने जाने में बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो रहा होगा। उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए वो भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्कूल के साथ साथ जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो दोनों को कैसे मैनेज किया जाए ये आपको शुरू से ध्यान रखना होगा। क्योंकि लास्ट जब आप दिसंबर और जन जब पहुंचते हो तब ना बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। तो वो नौबत आपकी ना आए, शुरू से आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है सॉलिड फाउंडेशन। सर जी ये सॉलिड फाउंडेशन क्या है? भाई साहब हमेशा हमको बेसिक से शुरू करनी है, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कुछ हमने पढ़ा नहीं है। जैसे मान लो कोई चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो रिलेटेड है, उसमें रेडॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब वो चैप्टर पढ़ाने तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई भी चैप्टर है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, हमेशा यदि आप बेसिक से शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट क्लास 12th में है, यदि उनकी क्लास 11th बेकार है, उन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं की है, बहुत सारे पाप किए हुए हैं, सब कुछ छूट चुका है, 11th बर्बाद हो चुका है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्लास 12th की केमिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आपने 11th को ढंग से पढ़ रखा है। उसकी जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बिना क्लास 12th केमिस्ट्री आपकी नहीं होने वाली है। कई बार चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मैंने इसको बता रखा है। मेरे यदि पुराने वीडियोस देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इसके मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। तो अगेन यदि आपकी फाउंडेशन अच्छी हो गई तो आप क्या करोगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करोगे, बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, तब आपको एडवांस की तरफ जाना है। तो धीरे धीरे जब आप देखोगे कि आपके बेसिक्स बढ़ते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, और फिर इन डेप्थ जब जाओगे तो सारी चीजें आपकी ढंग से रेडी हो रही होंगी। क्लियर है? चौथा, जब भी हम पढ़ते हैं ना वीडियो में, सब मजा आता है, देखने में सब समझ में आता है, और स्टूडेंट उसको ऐसे ही हवा में लेके चले जाते हैं, नोट नहीं करते हैं। आपके खुद के नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में आप ये मत पूछना कि सर जी हमने तो नोट्स बनाए नहीं है, सौ नोट्स कैसे बनाए, टाइम ही नहीं हमारे पास। ये सिचुएशन आपकी लास्ट में ना आए, इसलिए आप शुरुआत से ही अपने खुद के नोट्स रेडी कीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब नोट्स के बाद आपका पांचवा पॉइंट आता है कि सर जी हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए, हमने नोट्स भी बना ली, जिस टीचर से हम पढ़े थे वो पढ़ लिया, अब हम कैसे जज करें कि हमको कितना आ गया है? तो अब आपको इसके लिए करनी पड़ेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं भाई साहब? जो जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप सेकंड पॉइंट है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक रेफरेंस बुक होना ही चाहिए कोई ना कोई, है ना। आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, और बाकी कुछ अदर बुक्स की भी आपको जरूरत पड़ रही होगी। तो यहाँ पे यदि मैं बुक्स की बात करूं, सर कौन सी बुक्स लें? देखो, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, ओसवाल की बुक आती है, काफी अच्छी बुक, आपने नाम सुना होगा, ब्रांडेड है ना। तो इसके मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, ठीक है, कैटेगरी क्लास 12 केमिस्ट्री, इसको आप ले सकते हो।
इसमें प्रॉपर आपके फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना, एमसीक्यूज होंगे जिसके एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहे होंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ सारी। केस बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। असर्शन रीजन आपको मिल रही होंगी और पीवाईक्यूज भी यहाँ पर दिए जा रहे होंगे। तो ये बुक है कुछ इस तरीके से दिख रही है, ओशवाल गुरुकुल की, है ना। अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये सिलेबस है, सिलेबस देख सकते हो। सॉलिड स्टेट आपका नहीं है, सिर्फ 10 चैप्टर हैं। बाकी देखो आप लास्ट में ना केमिस्ट्री, नेबुलाई, पॉलीमर्स, ये सब भी यहाँ से गायब है, मेटलर्जी वगैरह। तो आप सिलेबस थोड़ा सा देखिएगा कौन कौन सा है। तो शुरू में इन्होंने मेंशन कर रखा है 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, राइट, बायोमोलिक्यूल्स तक। इसके बाद क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं तो आप देखो 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा समझ लो और याद कर लो, हो जाते हैं, आसान होते हैं। 30% जो क्वेश्चन आपके आते हैं जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसके बेसिस पर आ रहे होते हैं। उसके बाद 30% जो है एनालिसिस और या फिर क्रिएटिविटी बेसिकली बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है 33% जो आपको इंटरनल चॉइसेस हैं वो मिल रही होंगी, पर ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में ही बता दूंगा, जो भी यदि कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो कंटेंट आप देख सकते हो, 10 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ बुक है ओशवाल की बुक, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो नोट्स आपको दिए हुए हैं ना, ये बहुत गजब के हैं। शॉर्ट नोट्स की तरह एकदम समरी आपको मिल जाएगी, सिस्टमेटिक। जैसे सॉल्यूशन है, क्या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बनता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह क्या लिखी हुई है ना, तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो नोट्स सॉल्यूशन के हो गए, ठीक है। और खुद भी आप बनाना चाहो अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो वो कर सकते हो, और इनको बार बार पढ़ो। जैसे ये बायोमोलिक्यूल्स है, तो ये प्रॉपर नोट्स हो गए, किसके हो गए बताओ, केमिस्ट्री के, ठीक है। दिखाई दे रहा है ये, यस और नो, सिंपल है, राइट। अब इसके बाद हर चैप्टर के आपको नोट्स मिल रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चंस, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। आप एमसीक्यू भी देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस, सबका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यदि आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहे होंगे, चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है। देन आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि आपने रेफरेंस बुक लगाई, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट था 7th, यानी कि रिवीजन। कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो इन डेप्थ, बट यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी हमको याद नहीं होने वाला। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं होता। आप खुद से पूछो, किसी को भी याद नहीं होता है। आपने कितना एफर्ट डाला रिवीजन के लिए, बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है। यानी कि एक बात सीधी दिमाग में बिठा लो कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमको एग्जाम तक लेके जानी है, उसके बाद भले ही भूल जाना है। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। जब इतनी सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं तो आपको कुछ डाउट्स भी आ रहे होंगे, राइट। तो 8th है आपका डाउट्स, कि कोई भी आपके डाउट्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए, इनको आप हाथों के हाथ क्लियर करो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, अदरवाइज आप अपने टीचर से भी क्लियर कर सकते हो, ये पेंडिंग ना हो, क्योंकि एक बार बल्क में ये इकट्ठे हो गए ना तो फिर वो क्लियर नहीं होते हैं, फिर वो टेंशन एक क्रिएट करने लगते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस फिर उसके बाद आपका आता है 9th पॉइंट, सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर मैंने ये बता दिया है कि आपको इस तरीके से सैंपल पेपर को लगाना है। सैंपल पेपर लगाने का सही तरीका क्या होता है कि आपको 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़िया, रिवीजन कर लिया है, डाउट्स आपने क्लियर कर लिए हैं, क्वेश्चंस की आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, सिलेबस आप देख चुके थे, ठीक है, थ्योरी आप पढ़ चुके हो, सब कुछ आप कर चुके हो। अब जब सैंपल पेपर लगाएं तो आप उसी स्लॉट को चूज कीजिए 3 घंटे का। कॉपी पेन लीजिए, एकदम शांति, नो डिस्ट्रैक्शन, सारे नोटिफिकेशन बंद होना चाहिए मोबाइल पे, अदरवाइज पता चला कहाँ से कहीं पहुँच गए। 3 घंटे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद जब आपने सैंपल पेपर लगा दिया तब लास्ट पॉइंट आपका आता है इवेल्युएट। अब अपने आप को आपको इवेल्युएट करना है। सर जी कैसे इवेल्युएट करें? देखो, वैसे तो यहाँ पे जैसे आपने पेपर दिया, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं चला कि हमारी क्या गलती है क्या नहीं। इसमें सैंपल पेपर के सॉल्यूशन वगैरह, मार्किंग स्कीम, ये सब बताइए इस बुक में, तो आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर खुद के टेस्ट पेपर्स क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आप टेस्ट क्रिएट करोगे उसमें टाइमर चूज करो और शुरू कर दो देना, और तुरंत आपका यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। जब हम इवेल्युएट करते हैं अपने आप को, तभी हमको अपनी रियल औकात पता चलती है कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। यदि आपकी मिस्टेक्स हैं, राइट, तो हमको इनको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, यानी कि करेक्ट करना है। और ये जो गलतियां हैं वो हम दोबारा ना करें, क्योंकि कई बार हमने बहुत पढ़ रखा होता है बट फिर भी हम गलतियां कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर झांकना है हमको, ठीक है, कि ऐसी क्या है। जैसे हैबिट्स होती हैं, कुछ स्टूडेंट बार बार क्या बोलते हैं, मतलब जैसे मैं, ठीक है ठीक है ना, है ना है ना है ना, तो इरिटेट होने लगते हैं। अब ये आदत में हम पढ़ चुके हैं, तो ये कब खत्म होगी गलती, जब हम इसको बार बार फोकस कर रहे होंगे, तब जाके ये खत्म हो रही होंगी।
तो इसी तरीके से अपने आपको इवैल्यूएट करना है और जो गलतियां हैं आपने उनको जानना है, और यदि वो खत्म नहीं हो रही तो कॉपी पे लिखो कि अगली बार से मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, देन उनको अपन को रेक्टिफाई करना है एनी हाउ। और जब इतना कुछ भी हो जाता है तो अब आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो चुकी है। और ये सारे काम मैं फिर से कह रहा हूं 1 महीने या 15 दिन में नहीं होते हैं, पूरी साल आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल रहा होगा। 10 बातें मैंने बताई, सिलेबस को पहले देखो, है ना, फिर अपना टाइम टेबल बनाओ बढ़िया सा, सॉलिड फाउंडेशन एक हमेशा बेसिक से शुरू करो, फिर एडवांस तक जाओ, नोट्स प्रॉपर बनाओ, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देन रेफरेंस बुक्स देखो, रेफरेंस बुक्स के लिए मैंने ओसवाल बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसके बाद आप रिवीजन करो, डाउट्स आपके पेंडिंग मत रखो, सैंपल पेपर लगाओ, उसको एवेल्युएट करो, अपने मार्क्स देखो, अपनी गलतियों को सुधारो, है ना, रेक्टिफाई करो उनको, और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा आई थिंक। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।